हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस की जो आपकी लास्ट यूनिट है, लिंग निर्धारण तुलनात्मक राजनीति, तो आज हम इसे काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ सकें। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 2 लेक्चर्स में इस यूनिट को पूरा कवर किया जाएगा, तो आज की इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है। और सेकंड लेक्चर जब आप इसका देख लोगे तो पूरी तरह आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी बातें समझना। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। राजनीति और निर्णय लेने में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को कई समाजों में अनदेखा किया गया है। लिंग अंतराल, जेंडर और राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अंतराल और अंतर की समझ है, खासकर तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में। देखिए दोस्तों, लिंग निर्धारण तुलनात्मक राजनीति, मुख्य रूप से यहाँ पे हम बात करेंगे कि जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में हमें तुलनात्मक राजनीति किस तरह की दिखाई देती है। नॉर्मली मैं बात करूँ तो पॉलिटिक्स में अगर हम राजनीति के क्षेत्र में देखें, प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में देखें, तो महिलाओं को नज़रअंदाज किया गया है, महिलाओं को अनदेखा किया गया है कई सारे समाजों में। इसे हम आज भी देख सकते हैं। इसके साथ ही इसे हम काफ़ी डिटेल में आज की इस वीडियो में कवर करेंगे और बात करेंगे लिंग अंतराल की। वैसे लिंग अंतराल क्या है, तो देखो, लिंग अंतराल यही है कि किस तरह राजनीति विज्ञान और जेंडर में, मतलब राजनीति विज्ञान में जेंडर का किस तरह से रोल रहा है। ठीक है, एक समझ आपको बताएगा ये कि किस तरह से राजनीति विज्ञान में, स्पेशली तुलनात्मक राजनीति में लिंग अंतर रहा है। लाइक पुरुषों को बढ़ावा दिया जाता रहा है या महिलाओं को लंबे समय से राजनीति से दूर रखा गया है, तो एक बहुत बड़ा अंतराल देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें हैं। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में महिलाओं को महत्व नहीं दिया गया है। मतदान प्रक्रिया को भी पुरुषों के अनुरूप बनाया गया तथा निर्वाचित होने के बावजूद महिलाएं विधायिकाओं में निर्णय लेने का हिस्सा नहीं होती। कुछ लोकतंत्रों में महिला शिक्षा और उनके मतदान व्यवहार के अनुरूप भी नहीं रही है। कहने का मतलब यही है कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में नॉर्मली देखा जाए तो महिलाओं को कोई महत्व नहीं दिया गया है। राजनीति में हम देखते हैं मतदान व्यवस्था के अंतर्गत जो मतदान व्यवस्था है उसको भी इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसमें पुरुषों का प्रभुत्व रहता है। और भले ही महिलाएं निर्वाचित हो जाती हैं या महिलाओं को चुन लिया जाता है किसी सीट से, या उन्हें जब प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिलता है, तब भी महिलाएं निर्णय लेने वाली जो प्रक्रिया है उसमें हिस्सा नहीं ले पाती हैं। राजनीतिक दलों में महिला उम्मीदवारों की तुलना में पुरुष उम्मीदवारों को अधिक तरजीह दी जाती है। जब महिलाओं के मतदान व्यवहार की बात आती है तो अस्पष्ट निष्कर्ष होते हैं तथा पारंपरिक लिंग भूमिकाएं उनके अवसरों को सीमित करती हैं। महिलाओं को राजनीति का हिस्सा बनने के लिए कम प्रोत्साहित किया जाता है। उनकी राजनीति उनके परिवार पर निर्भर करती है, जिससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक अंतराल बढ़ता जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो हम अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो टिकट देती हैं, अपने जो उम्मीदवार होते हैं, अपने जो मेंबर्स होते हैं, उनको जो टिकट देती है उसमें भी पुरुषों को ही मुख्य रूप से, मतलब उनके द्वारा चुना जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा अगर टिकट देंगी, उम्मीदवारी अपनी तरफ से देंगी, तो जाहिर तौर पर महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पुरुष हैं उनको ज़्यादा वरीयता देती हैं। कहने का मतलब यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कैंडिडेट किसी भी सीट के लिए खड़ा करती हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने कैंडिडेट्स में भी पुरुषों को ही अपनी मतलब प्रतिनिधित्व करने का मौका देती हैं। अपना जो, मतलब अपने पार्टी के जो मेंबर्स खड़े किए जाते हैं हर पार्टी के द्वारा, अपने मेंबर्स कैंडिडेट के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर किसी भी सीट के लिए या किसी भी पद के लिए, जैसे कि वो सांसद हो सकता है, विधायक का पद हो सकता है, तो उसके लिए खड़े किए जाते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होती हैं तो वो अपनी पार्टी का जो, मतलब उम्मीदवार है, उसे वो पुरुष के तौर पर उसे खड़ा करती हैं। ज़्यादातर पुरुषों को ही उम्मीदवारी के लिए खड़ा किया जाता है। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। इसके साथ ही महिलाओं की जब हम मतदान व्यवहार की बात करते हैं, जैसे कि महिलाएं जब वोट देने जाती हैं तो वो क्या बातें सोचती हैं, ठीक है। जब पुरुष वोट देने जाएँ तो वो पुरुषों का मतदान व्यवहार होता है। महिलाओं का मतदान व्यवहार का मतलब है कि जब महिलाएं वोट देती हैं तो वो किस हिसाब से देती हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अस्पष्ट है, ठीक है। इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी कई सारी जो चीज़ें हैं, महिलाएं
महिलाओं का जब हम मतदान व्यवहार भी देखते हैं तो इसमें भी कई सारी अस्पष्टता दिखाई देती है। जैसे कि समाज ने महिलाओं के कई सारे जो काम है वो निर्धारित कर दिए हैं। महिलाओं का जो माइंड है उसको सीमित करने का प्रयास किया है समाज ने। कई सारे जो परंपराएं हैं, जो पारंपरिक जो चीज़ें हैं वो समाज में लागू करने का प्रयास किया गया है। तो वो सारी चीज़ें हमें मतदान व्यवहार में भी देखने को मिलती हैं। और महिलाओं को राजनीति का हिस्सा बनने के लिए बहुत ही कम प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा एनकरेजमेंट या प्रोत्साहन नहीं मिलता। और जिससे होता क्या है, तो जिससे ये होता है कि जो महिलाएं हैं वो राजनीतिक तौर पर अपने परिवार पर ही निर्भर करती हैं। मतलब परिवार के मेंबर्स जिस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, तो ऐसा ही होता है कि महिलाएं भी ज़्यादातर उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट देने का प्रयास करती हैं। तो इस तरह मतलब उनकी राजनीतिक गतिविधि कम हो जाती है ना। जैसे कि नॉर्मली यही कहा जाता है कि महिलाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो ऐसे में अब महिलाएं जब राजनीति से दूर रहती हैं तो ऐसे में महिलाओं की राजनीतिक जो ज्ञान की क्षमता है वो कम हो जाती है। और जब वो कम हो जाएगी राजनीतिक ज्ञान की क्षमता, तो अपने परिवार पर ही निर्भर रहती हैं। और इससे होता क्या है, इससे एक गैप बन जाता है। एक लैंगिक गैप हमें पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन में दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये हमने सामान्य बातें कर ली। लिंग निर्धारण तुलनात्मक राजनीति से संबंधित यहाँ पे हमने कुछ सामान्य बातें करी। साफ तौर पर यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि समाज में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है इसको बहुत लंबे समय से अनदेखा किया जाता रहा है और आज भी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपने उम्मीदवार जो हैं वो पुरुषों के तौर पर ही खड़ा करती हैं। पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और तुलनात्मक राजनीति वगैरह में या मतदान जो प्रक्रिया है इसमें भी पुरुषों को ही अधिक मतलब महत्व दिया गया है, महिलाओं को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, तो एक एक टॉपिक को हम अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति में लिंग भेद। ठीक है, अब जेंडर भेद मतलब जो लिंग भेद किस तरह से हमें तुलनात्मक राजनीति में दिखाई देता है, अब हम इसको समझने जा रहे हैं। यहाँ जेंडर या लिंग का मतलब यही है स्त्री और पुरुष। ठीक है, अब स्त्री और पुरुष के हिसाब से किस तरह से हमें तुलनात्मक राजनीति में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में या पॉलिटिक्स में अंतर देखने को मिलता है, भेद देखने को मिलता है, उसी को हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया समावेशिता के विचार पर जोर देती है। विद्वानों का मानना है कि राजनीति में लिंग पर कम ध्यान दिया गया है। राजनीति के लिए जेंडर की प्रासंगिकता को मुख्य धारा के विद्वानों द्वारा शायद ही कभी देखा गया है और राजनीति के लिए इसकी गैर प्रासंगिकता को जेंडर शोधकर्ताओं द्वारा भी अनदेखा किया गया है। इस पॉइंट में यहाँ पर बस यही बताया जा रहा है कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत जो लिंग का विषय, जो जेंडर का विषय है, इसको दूर रखा गया है, इसको अनदेखा किया गया है। मतलब कहने का यह है कि तुलनात्मक राजनीति से संबंधित जो भी रिसर्च वगैरह होती है, जो भी शोध वगैरह किए जाते हैं, तो उसमें जेंडर को दूर रख दिया गया है, उसको अनदेखा करने का प्रयास किया गया है। देखिए, बात को समझिए, कोई भी जो सब्जेक्ट होता है पहले उसमें रिसर्च होती हैं और रिसर्च चलती ही रहती है। समय अनुसार रिसर्च और भी ज़्यादा आगे बढ़ती रहती है, तभी हमें उस सब्जेक्ट को समझने में हमें आसानी मिलती है या नए नए चीज़ें हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पता चलती हैं। तो तुलनात्मक राजनीति का ये जो विषय है, इसमें जो भी शोध होते हैं, जो भी मतलब रिसर्च वगैरह की जाती है, जो भी इसमें विषय जिस पर अध्ययन किया जाता है, तो उसमें जेंडर को नज़रअंदाज किया गया या बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। एक चिंता का विषय है कि लिंग आधारित अनुसंधान पर छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप है इसको संस्थागत बना दिया गया है और राजनीति के अध्ययन के लिए एक उपक्षेत्र बना दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि देखिए, अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च करना। अब लिंग आधारित अनुसंधान मतलब जेंडर के बेस पर कुछ रिसर्च करना कि किस तरह से अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग सब्जेक्ट में लिंग के आधार पर अलग अलग हमें मतलब सिस्टम दिखाई दे रहा है, भेदभाव दिखाई दे रहा है। इसकी जब हम रिसर्च करते हैं तो इसे कहते हैं लिंग आधारित अनुसंधान। जब हम स्त्री पुरुष के को देखते हुए जब हम रिसर्च करें तो इसको कहेंगे लिंग आधारित अनुसंधान। तो इस पर जो छात्रवृत्ति मिलती है, तो ये भी स्कॉलरशिप भी जो मिलती है वो भी बहुत कम मिलती है। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात बताऊँ तो लिंग जितनी भी अनुसंधान वगैरह होते हैं ना, नई नई खोजें होती हैं, नए नए टॉपिक्स के बारे में अपने विचार जो भी व्यक्ति प्रस्तुत करते हैं, तो वो पहले बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं। इसके लिए काफ़ी पैसा भी चाहिए होता है। जाहिर सी बात है यार, एक इंसान जो रिसर्च करेगा तो उसको कुछ मिलना चाहिए ना। तो वो रिसर्च तभी करेगा जब उसको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करे। तो कॉलेज वगैरह में क्या होता है, कई बार स्कॉलरशिप्स वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे बहुत हायर एजुकेशन अगर आप देखोगे तो हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है, या कई सारे एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद स्कॉलरशिप मिलती है, जिसका पर्सपेक्टिव यही होता है कि स्टूडेंट हो या जो भी इंसान है उसकी मदद की जाए उसके कार्य में। तो जो लिंग आधारित अनुसंधान होते हैं तो इसमें छात्रवृत्ति बहुत कम दी जाती है, कम या
ऐसा कर लो कि बहुत कम इसमें दिया जाता है और इसको एक उपक्षेत्र माना जाता है। मतलब मुख्य सब्जेक्ट के रूप में नहीं, इसको एक छोटे सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। किसको? लिंग आधारित अनुसंधान कह लो या लिंग के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम, इसको एक छोटे क्षेत्र के रूप में, एक छोटे सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। लिंग आधारित अनुसंधान पिछले दशकों में कई अध्ययनों का हिस्सा बन गया है, लेकिन अभी भी इसे राजनीति विज्ञान की मुख्य धारा का भाग नहीं माना जाता। यही कहा गया है कि राजनीतिक विज्ञान में इसे मुख्य सब्जेक्ट के रूप में या राजनीति विज्ञान में इसे मुख्य टॉपिक या विषय के रूप में इसे मान्यता अभी नहीं दी जाती है। लैंगिक अध्ययनों का अभी भी वैध सैद्धांतिक दृष्टिकोण के रूप में पालन नहीं किया जाता। अभी भी जो लैंगिक अध्ययन होते हैं, अभी भी जेंडर बेस पर जो हम अध्ययन करते हैं, तो इसको भी अभी हम एक वैध सैद्धांतिक दृष्टिकोण के रूप में अभी हम नहीं देखते हैं। सारी बातें जो भी कन्फ्यूज़न है वो धीरे धीरे आपकी क्लियर होंगी जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आगे टॉपिक्स। अभी यहाँ पर जितने भी आप पढ़ेंगे आगे, आपको सारी कन्फ्यूज़न जो भी है आपकी वो सारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोगों को पता ना हो कि लिंग अध्ययन क्या है, लिंग आधारित अध्ययन क्या होता है। धीरे धीरे और ज़्यादा क्लियर होगा। लिंग विद्वानों द्वारा महिलाओं की समस्याओं का हवाला दिया गया है, लेकिन उनकी भागीदारी और उनकी लिंग प्रकृति की अनदेखी कर दी गई है। इसके साथ ही यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ विद्वान है, कुछ लिंग विद्वान है। लिंग विद्वान मतलब जिन्होंने जेंडर के बेस पर अध्ययन करने का प्रयास किया है कि किस तरह से जेंडर, मतलब किस तरह से हम जेंडर में अंतर दिख रहा है या क्या चीज़ें कैसे हैं। तो इसको लेकर कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अध्ययन करना शुरू किया है और महिलाओं की समस्याओं का हवाला भी दिया है, लेकिन उन्होंने भी महिलाओं की भागीदारी या जो लिंग है उसकी प्रकृति की अनदेखी की है। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया पर कई शोध होने के बावजूद ऐसा दुर्लभ ही अध्ययन है जो लिंग और महिलाओं या उनके काम के बारे में बताता हो। देखिए दोस्तों, अभी लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जो लोकतंत्रीकरण की जो प्रक्रिया है, इस पर कई सारी रिसर्च हुई हैं, लेकिन ऐसी रिसर्च में भी बहुत ही कम हमें दिखाई देता है कि महिलाओं के बारे में अच्छे से बात की गई हो या महिलाएं किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, तो उनके बारे में बहुत कम अध्ययन हमें देखने को मिलता है। तथ्य यह है कि हम लोकतंत्र में महिलाओं की समझ को और पिछले कुछ दशकों में उनकी भागीदारी कैसी रही है को नज़रअंदाज करते हैं, और जिससे यह पता चलता है कि कैसे एक अध्ययन के रूप में लिंग को अभी भी महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि आज हम लोकतंत्र में रहते हैं, आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी किस तरह से महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। जैसे कि अब नॉर्मली अगर हम एक पर्टिकुलर देश ले लें, जैसे कि भारत को ही ले लो, तो हम ये नहीं देखते कि पिछली लोकसभा में कितनी सीटें महिलाओं के हाथ में थी या कितनी सीटों पर महिला प्रतिनिधित्व थी। हम ये नहीं देखते। हमने देखा हाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकार बन गई, ठीक है, सब कुछ कानूनी रूप से हो रहा है, ठीक है। हम जेंडर बेस पर इतना ध्यान ही नहीं देते। हम ये नहीं देख रहे कि कितना महिला प्रतिनिधित्व हर साल बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, ये नहीं, हम इस पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं, ना कि बराबर हम इस पर ध्यान देते हैं। यह अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में अंतराल को समझने और लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका को शामिल करने का प्रयास है। तो यहाँ पे जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा अध्ययन हमें बताएगा कि किस तरह से तुलनात्मक राजनीति में या राजनीति विज्ञान में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसमें इतना बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। ये सारी हमें समझ इस चैप्टर से मिलेगी। किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, क्या चीज़ें कैसे, इससे हमें और ज़्यादा ये वाला चैप्टर पढ़ने के बाद ये सारी जानकारी हमारी और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी। तो यहाँ तक आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तुलनात्मक राजनीति में लिंग भेद का मैंने आपको मतलब यहाँ पे अच्छे से समझा दिया। यहाँ पे नॉर्मली यही है कि जो अध्ययन है तुलनात्मक राजनीति का, उसमें जेंडर पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, और जेंडर के अध्ययन को कोई मुख्य विषय भी नहीं माना जाता। इसे अभी भी एक उपक्षेत्र के रूप में देखा जाता है, और अभी पूरी तरह महिलाओं या जो जेंडर है इस पर स्पष्ट रूप से कोई भी हमें विद्वान नहीं मिलता जो स्पष्ट रूप से इसकी बात करे या इस पर शोध किए गए हों। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली अभी। तो जेंडर में किस तरह से भेद है, किस तरह से मतलब अंतर है, इसको अभी हमने समझा। अब हम और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि यहाँ पर है मुख्य धारा का शोध, लिंग शोध, लोकतांत्रिकरण। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे, अभी आगे आपको समझ में आएगा। विद्वानों का तर्क है कि समस्या दो दृष्टिकोणों में निहित है। तुलनात्मक राजनीति की मुख्य धारा में लैंगिक अंतराल और महिलाओं के एकीकरण की समस्या। अब यहाँ पे देखिए, जो विद्वान है वो मानते हैं कि जो समस्या है यहाँ पर जेंडर बेसिस अध्ययन किया तुलनात्मक राजनीति में जो जेंडर है इसकी जो दो समस्याएं हैं
उसके दो दृष्टिकोण हैं, इसकी समस्या के दो दृष्टिकोण हैं। पहला यह है कि तुलनात्मक राजनीति में, राजनीति की जो मुख्य धारा है, मुख्य रूप से जो तुलनात्मक राजनीति है, इसमें लैंगिक अंतराल, एक समस्या तो यह है कि लैंगिक अंतराल देखने को मिलता है। जो स्त्री और पुरुष हैं उनके प्रतिनिधित्व में हमें एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। गैप ये दिखता है कि बहुत लंबे समय से स्त्रियों को कई सारी चीज़ों से राजनीति के क्षेत्र में मतलब दूर रखा गया था। महिलाओं के एकीकरण की मतलब एक दूसरी समस्या ये भी है, देखिए समस्या दो दृष्टिकोण है, समस्या के यहाँ पे दो दृष्टिकोण है, एक तो लैंगिक अंतराल हो बता दिया आपको, और महिलाओं के एकीकरण को समझना। महिलाओं के एकीकरण का अर्थ है कि किस तरह से विश्व में महिलाएं एकजुट हैं अपने अधिकारों को लेकर, तो इसको भी समझना है। राजनेताओं द्वारा मताधिकार के लिए महिलाओं की लामबंदी और सक्रियता की अनदेखी की गई है। देखिए दोस्तों, जो राजनेता हैं, जो प्रमुख लीडर्स हैं, तो इन्होंने भी अनदेखी की है। अनदेखी किस चीज़ की है? इन्होंने जो महिलाओं का मताधिकार है या महिलाओं की अधिकारों से संबंधित जो सक्रियता है, इसकी इन्होंने अनदेखी की है। लामबंदी का मतलब होता है कि एक समूह को एकजुट करना, एक समूह को जागृत बनाना या किसी चीज़ के लिए तैयार करना। तो ऐसा तो आपको देखने को नहीं मिलेगा ना कि राजनेताओं ने महिलाओं को कहा हो कि आप लोग अपने अधिकारों के लिए जागृत होइए, एकजुट होइए। ऐसा आपको देखने को बहुत ही रेयर ही केसेस में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि राजनेताओं ने महिलाओं को जागरूक नहीं किया या उन्हें इतना सक्रिय नहीं किया कि वो राजनीति में और बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। तो यहाँ पे यही राजनेताओं ने अनदेखी की है, इसको आपको दिखाया गया, बताया गया। बॉल्डेज एक विद्वान है, तो बॉल्डेज बताते हैं कि महिलाएं दुनिया की आधी आबादी हैं और किसी भी शासन को लोकतांत्रिक तब तक नहीं माना जा सकता जब तक वह इस तथ्य की अनदेखी करता है। लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया का प्रायश्चित कई प्रक्रियाओं की अनदेखी करता है, जिसमें महिलाओं की लामबंदी, अत्याचार के खिलाफ उनका संघर्ष और महिलाओं के अनुकूल नीतियां शामिल हैं। देखो दोस्तों, बॉल्डेज कह रहे हैं कि देखिए जो लोकतंत्र होता है, नॉर्मली अगर बात की जाए, जो महिलाएं हैं दुनिया की आधी आबादी हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दुनिया की आबादी का, तो आधी आबादी कौन है? महिलाएं हैं। और साथ में जब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया वही मानी जाती है जहाँ पर समानता हो, जहाँ पर सभी को अधिकार हों। तो बॉल्डेज यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जिस भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की अनदेखी की जाती है राजनीतिक तौर पर, तो उसे आप लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कह सकते। बॉल्डेज बताते हैं कि अभिजात वर्ग का ध्यान लोकतांत्रिक परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को रोकता है। फिर भी यह सवाल पूछने से नहीं रोका जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि दुनिया भर में राजनीतिक अभिजात वर्ग ज़्यादा पुरुष हैं। देखिए, बॉल्डेज कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें अभिजात वर्ग का कब्जा हमें दिखाई देता है। अभिजात वर्ग जो सबसे ऊंचा वर्ग है, जो एलिट क्लास है, जो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, संपन्न है और बहुत पहले से ही राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा हाई क्लास है, तो वो जो वर्ग के लोग हैं वही छाए रहते हैं राजनीति में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और ऐसे में ये लोग महिलाओं की भूमिका को रोकते हैं, उनको पीछे रखने का ही प्रयास करते हैं, ठीक है, ऐसा मानते हैं ये। इसके साथ ही ये कहते हैं कि फिर ये जो सवाल है, हमें ये पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि दुनिया भर में राजनीतिक अभिजात वर्ग ज़्यादातर पुरुष हैं, ठीक है। इसके साथ ही तथा इस तथ्य सवाल उठाने के बजाय कि इसके अलावा ये सवाल उठाने की बजाय कि अधिकांश पुरुष राजनीतिक अभिजात वर्ग क्यों हैं, यह समझने की कोशिश की जा सकती है कि लोकतांत्रिकरण में नागरिकों द्वारा कुछ खास लोगों का ही समर्थन क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे कई सारे प्रश्नों के द्वारा चीज़ों पर थोड़ा यहाँ पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। देखिए, यहाँ पर तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हमें कई सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन कई सारे टॉपिक्स भी बताए जा रहे हैं जिस पर हमें काम करना है। आगे हो सकता है कोई स्टूडेंट आगे अगर पढ़ेगा लिखेगा आगे और आगे बढ़ेगा तो वो इस पर वर्क करेगा, नहीं तो हम यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिस पर हमें और ज़्यादा अच्छे से समाधान खोजना है। तो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने प्रश्न उठाया है कि आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया भर की जो राजनीति है उसमें अभिजात वर्ग ज़्यादा पुरुष क्यों हैं, अभिजात वर्ग हैं लेकिन उसमें भी पुरुष ही हावी क्यों हैं। और इसके साथ ही हम ये वाला प्रश्न भी कर सकते हैं कि आखिर कुछ लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो नागरिक हैं वो कुछ लोगों को ही, कुछ खास लोगों को ही अपना समर्थन क्यों देते हैं, ये भी प्रश्न उठाया जा सकता है। इसके साथ ही दूसरा दृष्टिकोण यह प्रकाश में लाना कि महिलाओं की लामबंदी से कुलीन विचार कैसे प्रभावित होंगे। अगर हम महिलाओं को इकट्ठा करेंगे, महिलाओं को जागरूक करेंगे उनके अधिकारों के लिए, तो इससे कुलीन विचारों को कैसे कुलीन जो अभिजात वर्ग के जो विचार हैं, जो कुलीन हाई जो क्लास के लोग हैं उनके जो विचार हैं वो कैसे प्रभावित होंगे। प्रश्नों में बदलाव यह हो सकता है कि ये एक संभ्रांत व्यक्ति सुधार पर क्या विचार करता है, क्या यह जन लामबंदी है, क्या महिलाओं की असहमति को ध्यान में रखा जाता है,
कहने का मतलब है ये भी प्रश्न किया जा सकता है कि एक जो अमीर वर्ग है, एक जो हाई क्लास पीपल है, कोई भी व्यक्ति है, संभ्रांत व्यक्ति है, वो सुधार पर कैसे विचार करता है, क्या विचार रखता है? क्या वो जनता के को ध्यान में रखकर कोई विचार रखता है? क्या वो महिलाओं की असहमति को ध्यान में रखता है कि महिलाएं इस विषय पर सहमत होंगी या नहीं? तो ये सारे प्रश्न, कुछ प्रश्न हैं तुलनात्मक राजनीति में, तो ये सारे प्रश्न उठाकर यहाँ पे इसकी ओर प्रकाश डाला गया है। एम स्टीवन फिश आगे तर्क देते हैं कि कैसे महिलाओं की स्थिति इस्लामी देशों में लोकतांत्रिकरण की निम्न स्थिति को दर्शाती है, जहां महिलाओं की अनेक संस्थाओं धार्मिक धर्मनिरपेक्ष मुद्दों पर नियंत्रण केंद्रीय संघर्ष का क्षेत्र बन गया है। देखिए, आज हम देख सकते हैं जो इस्लामिक स्टेट हैं, जो आप मिडल ईस्ट की जो कंट्री देखेंगे बहुत सारी, तो वहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? वहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा निम्न है, और महिलाओं को नियंत्रित करना, महिलाएं मतलब महिलाएं कैसे रहेंगी, किस तरह से उन्हें रहना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी हैं उन्हें, क्या चीज़ें नहीं फॉलो करनी, उनका जो जीवन है उसको पूरी तरह जो नियंत्रित करने का जो विषय है, ये वहाँ पर केंद्रीय संघर्ष का क्षेत्र बन गया है। अभी आपने ईरान वगैरह में देखा होगा, ठीक है, हिजाब के लिए कितना ज़्यादा आंदोलन हुआ। अफ़गानिस्तान में हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को पूरी तरह वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है वहाँ की सरकार के द्वारा। ये बहुत सारे कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। अफ़गानिस्तान जैसे इस्लामी देशों में महिलाओं की स्थिति में सुधार को लेकर सुधारकों और परंपरावादियों के बीच भयंकर संघर्ष देखा गया है। हाल के घटनाक्रमों में आगे देखा गया है कि कैसे महिलाओं को राजनीतिक कार्यालयों से हटा दिया गया है, उन्हें स्कूल जाने और मीडिया घरानों का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं है। तो इस तरह उनके कई सारे जो अधिकार हैं, स्कूल जाना, मीडिया वगैरह में पार्टिसिपेट करना, राजनीतिक रूप से कार्यालयों में हिस्सा लेना, तो इन सभी कार्यों से उनको पूरी तरह हटाया गया है। स्टीवन फिश बताते हैं कि यह पितृसत्तात्मक संस्कृति ऐतिहासिक संघर्ष से निकली है। लिंग और इसे कैसे एकीकृत किया जाता है के बीच के इस अध्ययन ने तुलनात्मक राजनीति और लिंग में एक नए अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया है। बलदेश का तर्क है, लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन साथ ही कोई इस बात की अनदेखी नहीं कर सकता कि कैसे लोकतांत्रिक शासन के नाम पर महिलाओं को अधीन किया गया है। देखिए दोस्तों, जो फिश हैं वो बताते हैं कि पितृसत्तात्मक जो संस्कृति है, फिश यही बता रहे हैं कि जो पितृसत्तात्मक संस्कृति है वो ऐतिहासिक संघर्ष से निकली है। इसके अलावा यहाँ पे बलदेश का तर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बलदेश यहाँ पे तर्क करते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये समानता और स्वतंत्रता पर बल देती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानता और स्वतंत्रता के लिए मार्ग प्रशस्त किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा देखा जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत ही महिलाओं को अधीन रखने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं के या जो जेंडर के आधार पर जो कई सारे मतलब बातें हैं, इसको नज़रअंदाज करके लोकतांत्रिक शासन में भी महिलाओं को अधीन करने का प्रयास किया जा रहा है। अब क्या चीज़ें कैसे हैं ये आगे और भी ज़्यादा आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। और अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लिंग अंतराल की उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ। पिछले दशक में कई राजनीतिक वैज्ञानिकों ने खुद को तुलनात्मकतावादियों के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। कई राजनीतिक और महिला विद्वान खुद को इस उपक्षेत्र से जोड़ते रहे हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि इस क्षेत्र में वर्चस्ववादी एजेंडे का अभाव है, जहां तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में लिंग प्रमुख हैं। अनुसंधान के नए क्षेत्रों में रुचि है। पद्धतिगत बहुलतावाद का गहराई से विश्लेषण किया जाता है और अनुसंधान को समझने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दिया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दशक में अगर हम बात करें तो कई सारे राजनीतिक वैज्ञानिकों ने स्वयं को तुलनात्मकतावादी कहा है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि लिंग या जेंडर के बेस पर जो तुलनात्मकतावादी हैं, ऐसा ठहराने का अपने आप को कई सारे विद्वानों ने प्रयास किया, या ऐसा कहते हैं वो कि वो इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। अब ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि ये जो तुलनात्मकता राजनीति वाला ये जो क्षेत्र है तुलनात्मक राजनीति का, इसमें कई सारी जो चीज़ें हैं अभी भी उनका विश्लेषण करना है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है लिंग का विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में जो लिंग है वो प्रमुख है, ठीक है। तो ऐसे में ये है कि अभी इसके ऊपर बहुत ही कम विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने विचार या अपनी अपनी जो रिसर्च है, रिसर्च के बेस पर अपने विचार रखे हों। तो कम विद्वान हैं यहाँ पर, तो इसलिए भी कई दूसरे विद्वान भी इस क्षेत्र में अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं या इस क्षेत्र में अपने आप को प्रमुख विद्वान मानते हैं।
लेकिन फिर भी हाल ही में यह देखा गया है कि तुलनात्मक राजनीति साहित्य में जेंडर शोध कम आत्मसात किया गया। मतलब जो जेंडर का टॉपिक है, अगर हम तुलनात्मक राजनीति में स्पेशली इसे देखें हम, तो इसे बहुत ही कम इस पर रिसर्च वगैरह हुई है। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि तुलनात्मक अध्ययनों की तुलना में लिंग पर अधिक ध्यान दिया जाता रहा है। नारीवादियों द्वारा शोध को उपक्षेत्र में कम महत्व दिया गया है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कुछ जो विद्वान हैं वो तर्क देते हैं कि तुलनात्मक अध्ययनों की तुलना में लिंग पर अधिक ध्यान दिया जाता है। देखिए, जो तुलनात्मक राजनीति से संबंधित जो लैंगिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने वाले जो विद्वान हैं वो लिंग की बात करते हैं कि जो लिंग है उसको राजनीतिक क्षेत्र में लाया जाए। लिंग के आधार पर देखा जाए कि किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था है, किस तरह से स्त्रियों को क्या चीज़ें प्राप्त हो पा रही हैं, पुरुषों को क्या चीज़ें प्राप्त हो पा रही हैं। दूसरी तरफ जो नारीवादी हैं, जो बस सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा कम महत्व दिया गया है। लेस्ली शविंट्स बायर के अनुसार लिंग पर शोधकर्ताओं द्वारा कम से कम 2 रणनीतियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सबसे पहले वैश्विक स्तर पर हो रहे घटनाक्रमों में उन्हें एक विशिष्ट देश के निष्कर्षों को ध्यान में रखना चाहिए, और दूसरा उन्हें इस बात पर जोर देना चाहिए कि कैसे लिंग अनुसंधान अन्य क्षेत्रों में कटौती कर सकता है। एक शोध जिसे वह गैर लिंग अध्ययनों, नए सिद्धांतों के मूल्यांकन और कैसे वे राजनीतिक प्रक्रिया में अंतर ला सकते हैं पर आधारित वर्धित मूल्य अनुसंधान के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पर एक विद्वान हैं लेस्ली शविंट्स बायर। अब इनके अनुसार अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने कहा कि जो शोधकर्ता हैं, जो लिंग पर जो शोधकर्ता हैं, जो जेंडर बेसिस पर देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो उन्हें 2 रणनीतियों पर कम से कम ध्यान देना चाहिए। एक रणनीति तो ये हो गई कि विश्व के अगर किसी एक देश में कोई घटना हो रही है, महिला आंदोलन हो रहे हैं या कुछ भी कोई घटना है, तो पहले उस पर ध्यान दे और उसकी तुलना फिर दूसरे देश से करनी चाहिए। ठीक है, ये जेंडर बेसिस पर ये पहला होना चाहिए। साथ में जो जेंडर स्टडी है, मतलब अगर हम कोई रिसर्च करेंगे, लिंग अनुसंधान अगर हम करेंगे, जेंडर के बेसिस पर अगर हम कोई रिसर्च करते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अन्य क्षेत्रों पर, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तुलनात्मक राजनीति का लिंग के नजरिए विश्लेषण करने की कोशिश करते हुए मोनाल लीना ब्रूक कहती हैं कि हालांकि तुलनात्मक राजनीति में कुछ अध्ययनों ने बार बार जेंडर के नज़रिए से विश्लेषण किया है, गैर जेंडर विद्वानों ने इस उपक्षेत्र और इसके योगदान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो कुछ विद्वान हैं उन्होंने जो जेंडर है उस पर ध्यान दिया है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं उन्होंने जेंडर पर इतना ध्यान नहीं दिया। अब मैं यहाँ पर आपको टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, यहाँ पे कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, राजनीतिक प्रक्रियाओं वगैरह में, लोकतंत्र वगैरह के अंतर्गत हम बस कानूनों को देख लेते हैं। हम ये देखते हैं कि कोई कानून है जो महिला को भी प्राप्त है और जो पुरुष को भी प्राप्त है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि हकीकत में महिला उसका कितना यूज़ कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें जेंडर के बेस पर देखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो विश्व की टोटल आबादी का 50% हैं। तो ऐसे में जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, या जो कानून वगैरह बनते हैं या कोई भी नीतियाँ बन रही हैं, तो उसमें महिलाओं की कितनी सहमति है, कितनी असहमति है, तो इसे भी हमें देखना चाहिए। और यही होता है लिंग आधारित अनुसंधान या लिंग अध्ययन। ठीक है, यही है तुलनात्मक राजनीति में लिंग अध्ययन। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जेंडर को महत्व दिया जाना चाहिए, लिंग आधारित अध्ययनों को महत्व दिया जाना चाहिए। देखो, जब हम जेंडर आधारित अध्ययन करेंगे तो हम कई सारी समस्याओं को समझ सकते हैं, कई सारी समस्याएं हमारे सामने आएंगी जो अभी हमें समस्या नहीं दिख रही। अगर नॉर्मली मैं बात करूं, तो अगर हम बात करें जैसे कि आज की भारतीय पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं, क्या भारतीय पार्लियामेंट में अभी हम नॉर्मली कुछ कहें, देखें, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। लेकिन जब हम जेंडर बेस पर अगर हम देखेंगे भारतीय पार्लियामेंट को, भारतीय संसद को, तो हमें कई सारी समस्याएं दिखाई देंगी। और सबसे पहली जो जेंडर बेस पर हमें समस्या दिखेगी वो ये दिखेगी कि महिलाओं का जो अनुपात है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा लो है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जाता है, जो प्रमुख विद्वान है वो यही कहने का प्रयत्न करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में, या जो राजनीति की हम बात करते हैं कि इस देश की राजनीति अच्छी है, इस देश की राजनीति में ये गुण भी शामिल होने चाहिए, या इस देश की राजनीति में ये कमी है, जब हम तुलना करते हैं अलग अलग देशों की जो पॉलिटिक्स है, तो इसमें हमें जेंडर बेस पर भी करना चाहिए कि किस देश में कितनी ज़्यादा महिलाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है, या प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन करने का मौका या अवसर मिल रहा है। तो ऐसे भी स्टडी की जानी चाहिए, और यही है लिंग आधारित अध्ययन।
सब कुल मिलाकर यहाँ पर यही कह रहे हैं। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें अधूरी हैं। अधूरी का मतलब ये, यहाँ पे प्रश्नों के माध्यम से आपको बस बताया गया है कि प्रश्न करना चाहिए, अब उस प्रश्न का एग्जैक्ट क्या आंसर है ये देना बाकी है। देखिए कई सारी जो चीज़ें हैं अभी हमें उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट करना है। तो उसी तरह तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में जेंडर के बेस पर अभी हमें और ज़्यादा स्टडी करनी है, और भी ज़्यादा नई नई चीज़ें खंगालनी हैं, सामने रखनी हैं। तो ये चैप्टर कुछ इसी तरह का है। आप ये ना सोचें कि आपको 100% ये आपको हर चैप्टर की तरह बता देगा कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें क्वेश्चन के रूप में आपको बस बताई गई हैं, एक थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए बस। और हो सकता है कुछ बातें यहाँ पे आपको हार्ड लग रही हों, लेकिन जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ इसे बस समझ लो और आप बनाकर भी लिख सकते हो एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी जो चीज़ें अगर मैं इसको ऐड नहीं करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको मैं समझा ही नहीं पाऊँगा। अध्ययन और रणनीतियों, संरचनाओं और विचारधाराओं पर ध्यान केंद्रित करके नारीवादियों द्वारा मांगों का जवाब कैसे देते हैं और राजनीतिक दलों में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण करने का भी प्रयास करते हैं। व साथ में एक पार्टी कैसे प्रतिक्रिया देती है और एक महिला उम्मीदवारों को आगे रखती है, यह महत्वपूर्ण है। इसको 1 मिनट स्किप करो, आगे इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ चुनाव क्षेत्र की भी जांच की जानी चाहिए। वे कौन से लैंगिक रुझान हैं जो एक महिला को राजनीतिक रूप से निर्वाचित होने देते हैं। महिलाओं का मताधिकार व्यापक रूप से कानूनी है, फिर भी महिलाओं के मतदान के पैटर्न का विश्लेषण पुरुषों से अलग प्रतीत होता है। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पे आपको थोड़ी बात समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जैसे कि अध्ययन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चुनाव क्षेत्र की भी जांच होनी चाहिए लिंग आधार पर, कि जो महिलाएं हैं उनका अलग तरीके से रुझान होता है या पुरुषों का अलग तरीके से रुझान होता है, उनका जो मताधिकार का व्यवहार है वो अलग है, महिलाओं का मताधिकार व्यवहार या मतदान का पैटर्न थोड़ा अलग है। तो वो किस बेस पर आधारित है, वो किस चीज़ पर आधारित है, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब बताए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। लिंग अंतर के कारण कुछ देशों में मतदान में भी अंतर भी देखा गया है। महिलाओं की पहुंच निसंदेह राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक रूप से पहुंच पहचानी जाती है। इसके अलावा समझने योग्य सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सार्वजनिक नीति और राज्य है। राज्य की नीतियां जेंडर को कैसे प्रभावित करती हैं और जेंडर मानदंड कैसे नीतियों को आकार देते हैं, यह समझ महिलाओं और कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और साथ ही कैसे महिलाओं के मुद्दों को देखा जाता है और नीति निर्माण में महत्व दिया जाता है को भी महत्व दिया जाना चाहिए। यहाँ पे कहने का प्रयत्न किया जा रहा है कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें अभी हमें समझनी है, बहुत सारे प्रश्न अभी उठाने हैं हमें, ताकि हम जेंडर बेस पर एक सही अध्ययन कर सकें राजनीति का। तो यहाँ पे उसी रूप में कहा जा रहा है कि जो सार्वजनिक नीति, जो पब्लिक पॉलिसी होती है और जो राज्य, जो स्टेट होता है, इसको भी अभी हमें समझना चाहिए ताकि हम और अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। जैसे कि राज्य की नीतियाँ जेंडर को कैसे प्रभावित करती हैं, कैसे राज्य की नीतियाँ जेंडर को, लिंग को प्रभावित करती हैं, कैसे जो जेंडर है वो जेंडर मानदंड कैसे नीतियों को आकार देते हैं, या जो जेंडर होता है वो किस तरह से नीतियों को आकार देता है। कई बार आप देखेंगे कि कई सारी नीतियां महिलाओं के पक्ष में बनाई जाती हैं, पुरुषों के पक्ष में बनाई जाती है, तो उस पर किसी जेंडर का प्रभाव भी होता है नीति पर। यह समझ महिलाओं और कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो अगर ऐसे हम समझ डेवलप कर लेंगे, अगर हम इन सभी चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे, इनका आंसर खोजेंगे इन प्रश्नों का, तो और भी अच्छे से हम समझ पाएंगे कि ये जो अंतर है प्रतिनिधित्व, महिलाओं का जो ये जो प्रतिनिधित्व है, इसमें ये जो अंतर है, या राजनीति में महिलाओं की जो पहुंच है, इसमें ये जो अंतर है, इसको हम काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही कैसे महिलाओं के मुद्दों को देखा जाता है। अब राजनीति में या नीति निर्माण करते समय, पॉलिसी बनाते समय महिलाओं के मुद्दों को कैसे देखा जाता है, जो इश्यूज़ हैं वुमेन के, उसको कैसे देखा जाता है, तो इसको भी महत्व दिया जाना चाहिए। तुलनात्मक राजनीति और जेंडर को समझने में अनेक चुनौतियां आती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो नारीवादी विद्वानों ने अब तक उठाया है वह लिंग को परिभाषित करना है। इसके साथ ही दोस्तों तुलनात्मक राजनीति में कई सारी चुनौतियां हैं। जैसे कि आप देखिए कि लिंग क्या है, इसको डिफाइन किया जाए। लिंग के आधार पर आज हम भेदभाव देख रहे हैं,
महिला पुरुष में कई सारे भेदभाव हैं लिंग के आधार पर, तो लिंग की एक स्पष्ट परिभाषा दी जाए, एक सही परिभाषा दी जाए, सही तरह से लिंग को पेश किया जाए समाज में, ताकि जो भेदभाव वगैरह हैं वो मिट सकें। तो ऐसा नारीवादी मांग करते हैं। और एक और मुद्दा यह है कि विद्वानों ने ज़्यादातर विकसित राष्ट्रों को महत्व दिया है जो सफल लोकतंत्र है, और वह कभी विश्व स्तर पर तुलना का विश्लेषण करने की जहमत नहीं उठाई है। सामान्यतः यह विकसित लोकतंत्रों तक ही सीमित है, इसलिए एक राष्ट्र की समस्याओं को उजागर करते हुए तुलना को महत्वपूर्ण बनाने की आवश्यकता है, जिसकी जांच दूसरे राष्ट्र की तुलना में पहले ही की जा चुकी है। एक और चिंता यह है कि राजनीति को कैसे संभाला जाए। नारीवादी विद्वानों ने हमेशा राजनीतिक की परिभाषा को विस्तारित करने की मांग की है। देखिए, कई सारी समस्याएं और भी हमें दिखाई देती हैं तुलनात्मक राजनीति में, कई सारे मुद्दे हैं जिसे सॉल्व करना बाकी है। एक मुद्दा तो यहाँ पे ये है कि नारीवादी विद्वान कहते हैं कि लिंग को परिभाषित किया जाए। साथ में एक मुद्दा ये है कि राजनीति का जो विचार है इसको विस्तारित किया जाए, इसकी मांग भी नारीवादी करते हैं। ठीक है, इसके साथ एक बहुत बड़ा यहाँ पे इशू ये हो जाता है तुलनात्मक राजनीति में कि जो जेंडर बेस पर जो अध्ययन भी हमें मिलता है वो विकसित राष्ट्रों के कॉन्टेक्स्ट में मिलता है। अब विकसित राष्ट्रों में जो लोकतंत्र है उसी के आधार पर यहाँ पे ज़्यादातर विद्वान अध्ययन करते हैं, उन्हीं के आपस में तुलना कर लेते हैं। जो विकसित राष्ट्र हैं उन्हीं को सिर्फ देख लेते हैं, पूरी दुनिया से वो तुलना करके नहीं देख रहे कि महिला मतलब जेंडर बेस पर क्या मतलब स्थिति पूरे वर्ल्ड में है, वो बस सिर्फ विकसित राष्ट्रों को ही देख रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर एक कमी है कि विद्वान सिर्फ विकसित राष्ट्र या जो आगे बढ़ चुके हैं, जहाँ पे सफल लोकतंत्र है, सिर्फ उन्हीं राष्ट्रों को देख रहे हैं। तो यही भी यहाँ पर एक इशू है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने लिंग निर्धारण तुलनात्मक राजनीति का जो फर्स्ट लेक्चर है इसको हमने यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में कई सारी बेसिक बातें की गई थी। ठीक है, ये सारी बातें आपको और अच्छे से तब समझ में आ जाएंगी जब आप सेकंड लेक्चर भी देख लेंगे। थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना टफ नहीं है कि सारी बातें आपको ना समझ में आए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं लिंग से संबंधित। आगे बहुत भी आप मतलब आगे की चैप्टर्स भी अगर आपको पढ़ने होंगे, आगे के सब्जेक्ट भी आप देखेंगे लिंक से संबंधित, तो उसमें भी ये सारी बातें आपके लिए काम आएंगी। तो यही कहूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगर आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं भी आई तो एक बार और वीडियो को आप देख लेना ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ, और सेकंड लेक्चर इसका ज़रूर देख लेना ताकि सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकें। तो इंपॉर्टेंट है सारी बातें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।